हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस अगेन। तो आई होप आप लोग हमारे जो वीडियोस हैं वो जरूर देख रहे हैं, क्योंकि जेआरएफ का जो एग्जाम है वो आने वाला है और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर रहे हैं विच आर रिलेटेड टू सेल्फ सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट। और बहुत सारे क्वेश्चंस, आई रिपीट, बहुत सारे क्वेश्चन सेल्फ सिग्नलिंग से रिलेटेड इसी साल के एग्जाम में फ्रेम होके आए हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल्फ सिग्नलिंग वाला टॉपिक। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस आप लोग हमारी जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने मैकेनिज्म के साथ साथ ये तरीका समझा है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्रैक करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए आज की इस लेक्चर में भी हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि दोबारा से सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सा मैकेनिज्म समझेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देती हूँ यहाँ पे। तो वी कैन क्लियर कट सी कि भाई प्रोलैक्टिन दे दिया है और क्या क्या कहानी है हमको पता है। खिचड़ी जो पकड़ी हुई है यहाँ पे, इट इज एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, हमको पता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और ए बी सी डी ई फटाफट जो है इन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं और हमको क्या पता लगाना है इनमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन, अब भाई अगर हम ऑप्शन को देखें, प्रोलैक्टिन का कोई रोल ना देखते हुए ऑप्शंस को देखते हुए साफ साफ पता लग रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये जैक टैट पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि प्रोलैक्टिन का कहां से लेना देना जैक स्टैट से। तो चलिए समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, और उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग ये सॉल्व कर देंगे फॉर श्योर। ओके, सो द वेरी बेसिक मैकेनिज्म। सो लेट्स start a lecture which is like related to jack that पाथवे और सिग्नलिंग पाथवे। दोबारा से मैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर हम सिग्नलिंग पाथवेज की बात करें तो क्या हम इनको अपोप्टोसिस, म्यूटेशन, माइग्रेशन, सेल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, साइटोस्केलेटल चेंजेस और पता नहीं क्या 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 जो भी खिचड़ी पक रही है आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, ओवरऑल सबकी बॉडी में, तो क्या इनको हम सिग्नलिंग पाथवे को कनेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क अगेन प्रैक्टिकली। इनका रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, तो कैन वी कनेक्ट दीज विद कैंसर, सेल ग्रोथ, माइग्रेशन? माइग्रेशन किसका? सेल्स का। चोटें लग जाती है, चोटें ठीक होती है, एपोप्टोसिस होता है बॉडी में, स्टेम सेल ग्रोथ होती है। क्या इनसे कनेक्ट कर सकते हैं इन पाथवेज को, जो भी हम लोग समझते आ रहे हैं पाथवेज को? सो प्रैक्टिकली क्या इनका रेलेवेंस है इन पाथवेज का? अगर ये नहीं होंगे बॉडी में, कुछ भी म्यूटेशन हो गया, ये म्यूटेंट आ गया सपोज, तो व्हाट विल हैपन टू दैट पर्टिकुलर मशीनरी? सो दिस इज माय क्वेश्चन अगेन, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली, द वेरी प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं जैक स्टैट पाथवे से। तो फुल फॉर्म की बात मैं इतनी नहीं करूंगी, क्योंकि हमको फुल फॉर्म पता है कि भैया जैक जो है वो जेनेस, ये फुल फॉर्म बता ही देते, जेनेस काइनेजेस होते हैं। सो काइनेजेस का मतलब क्या है? क्या ये एंजाइम्स हैं? क्या इनका फॉस्फोराइलेशन में कोई रोल है? और टैट, टैट क्या है और इज अ फुल फॉर्म अगेन? तो हम लोगों ने समझ लिया है कि सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहां नाम से ही पता लग रहा है, क्या ये प्रोटीन्स है या कुछ और? नाम से ही पता लग रहा है कि इनका क्या काम है, ये एक्टिवेट करने वाले हैं जैसे सिग्नल मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन को या फिर जीन एक्सप्रेशन को। और काइनेसिस का क्या रोल होता है? फॉस्फोराइलेशन, राइट, वी नो दैट। सो नाम से क्लियर कट पता लगे कि क्या क्या ये चीजें होने वाली है, किस तरीके से ये एक्ट करने वाले। चलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो चीजें हैं, जो भी हो रहा है प्रोसेस, ये सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी, सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जहाँ पे क्या क्या आ रहा है, न्यूक्लियस आ रहा है, साइटोसोल आ रहा है, वही चीजें चल रही है जो हमने पहले लेक्चर्स में समझी थी। सेल के अंदर हो रहा है तो सब कुछ यही तो हो रहा है।
ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कुछ रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर, और कुछ पोर्शन इस साइटोकाइन रिसेप्टर का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ बाहर होगा और कुछ पोर्शन अंदर की तरफ होता है। ओके, दिस इज लाइक अगेन सेल के अंदर साइटोसोल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या है, दिस इज साइटोकाइन रिसेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, इनमें और भी चीजें होती है साइटोकाइन रिसेप्टर में। यहाँ पे होते हैं जेनस काइनेजेस, जिनको हम जैक भी बोलते हैं। साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैव गॉट जेनस काइनेसिस। और एक और चीज जो होती है इनमें, यहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। सो टायरोसिन रेसिड्यूज आर आल्सो प्रेजेंट यहाँ यहाँ। ओके, क्योंकि ये साइटोकाइन रिसेप्टर्स है तो रिसेप्टर्स का क्या काम होगा, रिसेप्शन का काम होगा, इनका काम होगा, राइट। तो एक्टिवेट कब होंगे, जब इनको क्या मिलेगा, साइटोकाइन मिलेगा। और वो साइटोकाइंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रोलैक्टिन जो है वो एक हार्मोन है, तो इसका साइटोकाइन रिसेप्शन से या इस पाथवे से क्या लेना देना है। जी हाँ, प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन तो है ही, बट इट इज ऑल्सो अ साइटोकाइन। यानी कि अगर ये लीगेंड या ये पर्टिकुलर साइटोकाइन इस रिसेप्टर से जुड़ेगा, यहाँ पे प्रोलैक्टिन अगर जुड़ जाएगा इस पर्टिकुलर लाइगेंड और साइटोकाइन, तो ये जो पाथवे है ये एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि रिसेप्टर से जुड़ते ही क्या होगी, मशीनरी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक्टिवेशन जब हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है, एक्ट कैसे कर रहा है। जैसे ही देखिए यहाँ पे जुड़ चुका है रिसेप्टर से, साइटोकाइन बाइंड कर चुका है, तो उसके आगे का मैकेनिज्म अब चल रहा है। तो जैसे ही ये बाइंड हुआ प्रोलैक्टिन इस साइटोकाइन रिसेप्टर से, तो ये क्या होंगे, ये डाइमराइज हो जाएंगे, यानी कि डाइमर्स फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, डाइमराइजेशन हो गया, और यहाँ पे हमको पता है ऑलरेडी कि है। तो जैसे डाइमराइजेशन हुआ उसके बाद में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इनका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं। काइनेजेस का काम ही क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का होता है। एक दूसरे को क्या किया, फॉस्फोराइलेट कर दिया, और डाइमराइजेशन हो गया, बन गए एंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया।
राइट। नाउ नेक्स्ट, so दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, उसके बाद में कहानी ये जारी है, तो वंस द प्रोसेस ऑफ dimerization is done, I am drawing a very rough diagram. Okay, I repeat. तो यहाँ पे जैक है जो कि फॉस्फोराइलेट हो चुके हैं, अब ये क्या करेंगे इस प्रोसेस, इस स्टेप के बाद में क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हमने लोगों ने जाना था कि साइटोकाइन रिसेप्टर्स पे यहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यूज भी होते हैं, तो इनके फॉस्फोराइलेशन के बाद में अब यहाँ पे इन टायरोसिन रेसिड्यूज का भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। सो टायरोसिन रेसिड्यूज आर आल्सो लाइक फॉस्फोराइलेटेड। टायरोसिन रेसिड्यूज आर फॉस्फोराइलेटेड। चलिए, अब ये कहानी यहां तक हो गई है, अब पहुंचते एक और स्टेप पे। अब आगे का कहानी चल रही है, ये सब कुछ सेल के अंदर ही तो हो रहा है। फिर कहानी आती है स्टार्ट प्रोटीन्स की। तो चलिए अब वहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं स्टार्ट प्रोटीन्स का मैकेनिज्म, क्योंकि कहानी थर्ड स्टेप में चल रही है। अब आ रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट प्रोटीन्स। तो यहाँ पे तरीके से इनका एक डोमेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SH2 डोमेन, एंड STAT। क्या ये प्रोटीन्स है या कुछ और है? तो जो इनका डोमेन होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन द बाइंड टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। स्टार्ट भी क्या अलग अलग तरीके के हैं, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, SH2 डोमेन है, ऐसे ही इधर है, यहाँ पे भी SH2 डोमेन है। तो ये यहाँ पे के पास ये जुड़ रहे हैं। इनके अगर स्टार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, they have got like the very central portion, N टर्मिनल रीजन है, यहाँ पे C टर्मिनल रीजन है। तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो सेंट्रल वाला है, ये है DNA बाइंडिंग वाला पोर्शन, ये बाइंडिंग पोर्शन, द सेंट्रल, ओके। एन टर्मिनल जो रीजन है ये वाला है, यहां पे होता है SH2, सी टर्मिनल जो होता है यहां होते हैं टायरोसिन, अगेन टायरोसिन रेसिड्यूज, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमेन SH2 डोमेन, इस तरीके से इसको बाइंड करेंगे स्टार्ट। जैसे ही इनका बाइंडिंग हुआ यहाँ पे, उसके बाद में क्या करेगा, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड जैक काइनेज जो है वो इनके टायरोसिन रेसिड्यूज जो सी टर्मिनल रीजन पे मौजूद है,
उनको फॉस्फोराइलेट कर देंगे. सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन और द टायरोसिन रेसिड्यूज वुड बी लाइक फॉस्फोराइलेटेड, जैसे इनकी बाइंडिंग हुई. ठीक. तो फॉस्फोराइलेशन के बाद अब जो ये स्टार्ट है, ये क्या होगा, इनका क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे और ये या तो हेटेरोडाइमर बना लेंगे या फिर होमोडाइमर बना लेंगे. इस तरीके से अब ये अलग हो गए. एंड दे वुड, या तो ये फैट डाइमर्स बनेंगे, इनका भी डाइमराइजेशन होगा, या तो ये होमोडाइमर्स डाइमर्स बनाएंगे, और या फिर अलग अलग. अगर अलग अलग है तो हेट्रो बनेगा, एक जैसे है तो होमोडाइमर्स बनेंगे. एंड वंस दिस डाइमराइजेशन और द डाइमर्स ऑफ स्टार्ट फॉर्म्ड, अब ये कहां पहुंचेंगे, न्यूक्लियस में पहुंचेंगे. तो यहां पे आ जाते हैं दोबारा से. तो फैट जो है पहुंच गए न्यूक्लियस में, और वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑलरेडी भाई हमको पता है डीएनए होता है. डीएनए का भी क्या होता है, प्रोमोटर्स होते हैं, और प्रोमोटर्स में भी कहां पे ज्वाइन करने वाले, कहां पे बाइंड करने वाले, ये स्टार्ट बाइंडिंग सीक्वेंसेस पे. तो इनके जो डाइमर्स है न्यूक्लियस में पहुंच के फैट बाइंडिंग सीक्वेंसेस से बाइंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा या फिर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और जो भी मशीनरी होनी है वो होता रहेगा, जो भी प्रोसेस होना है, एसेंशियल प्रोसेस. तो दिस इज द वेरी जनरल मैकेनिज्म ऑफ जैक स्टार्ट पाथवे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन, एंड इट्स नाउ वेरी सिंपल. हमने क्योंकि मैकेनिज्म समझ लिया है, तो पहला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि जैसे प्रोलैक्टिन जुड़ रहा है उसके बाद में क्या क्या हो रहा है. नाउ वी नो दैट कि प्रोलैक्टिन जो है वो एक साइटोकाइन है, जिसकी वजह से ये पाथवे एक्टिवेट हो गया है. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है जैसे रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं प्रोलैक्टिन से, तो वो रिसेप्टर्स का जो होता है इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो होता है वो नहीं होता. तो बिल्कुल पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक जो है लिगेंड बाइंड नहीं हो रहा है तो रिसेप्टर्स की कुछ भी जो अंदर की जो काइनेज वाली एक्टिविटी वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है. तो ए ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट. नाउ इफ वी लाइक हैव टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरी फास्ट, तो ऑमिट कर लेते हैं पहले से ऑप्शंस. तो अगर मैं जल्दी जल्दी ऑप्शंस देखूं और ई ऑप्शन पे आऊं, तो वहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टार्ट, यानी कि ई ऑप्शन जो है वो पहले से ही गलत हो गया है. तो इस तरीके से मैं ऑप्शन नंबर थर्ड को और फोर्थ को पहले बहुत ही जल्दी क्रॉस कर दूंगी, मतलब आउट कर दूंगी, क्योंकि ई ऑप्शन जो है वो क्लियर कट गलत है. अब कहानी आ रही है कौन से ऑप्शन सही है, ए बी सी डी में से, क्योंकि ई तो पहले ही हमने गलत साबित कर दिया, क्योंकि स्टार्ट प्रोटीन्स का तो बहुत ही क्रूशियल रोल है इस पर्टिकुलर पाथवे में. तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सेकंड ऑप्शन इज लाइक बी ऑप्शन सेज अपॉन प्रोलैक्टिन बाइंडिंग, यानी कि प्रोलैक्टिन के जुड़ने के बाद रिसेप्टर्स डाइमराइज हो गए और जो एसोसिएटेड काइनेज एक्टिविटी वो एक्टिवेट हो गई. अभी हम लोगों ने समझा, यही तो समझा है कि जैसे ही प्रोलैक्टिन जुड़ रहा है यहाँ पे, उसके बाद में इनका क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, ये डाइमर्स हो गए, बिल्कुल क्लियर कट है. और ये जो पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो गया, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लियर. अब सी और डी ऑप्शंस बचे, यहाँ से की क्लियर कट दिख रहा है कि डी ऑप्शन भी सही है. अब सी ऑप्शन क्यों गलत है, वो कह रहे हैं कि प्रोलैक्टिन बाइंडिंग जैसे रिसेप्टर से हो रही है वो इंट्रिंसिक
एक्टिविटी को, काइनेस एक्टिविटी को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है ना, पहले तो रिसेप्टर्स डाइमर्स बना रहे हैं, उसके बाद में जो उनसे रिलेटेड, उनसे एसोसिएटेड जो काइनेस एक्टिविटी वो एक्टिवेट हुई है। तो सी ऑप्शन तो क्लियर कट गलत हो गया, डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट हैपनिंग। एंड नाउ डी ऑप्शन which is actually correct. Why? Because stars are playing a very crucial role in this particular pathway. और उसके बाद में अभी हमने समझा कि इनका भी यहाँ पे क्या बन रहा है, डाइमर बन रहा है, ये डाइमर बना और उसके बाद में क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन हो रहा है फॉस्फोराइलेशन के बाद में। तो वही सी ऑप्शन कह रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन डी कह रहा है, ठीक है। तो ए बी टी जो है वो हमारे करेक्ट आंसर्स है, ई तो क्लियर कट गलत है। और थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को बी और सी में हुआ होगा, तो यहां से भी हमने समझ लिया मैकेनिज्म समझ के, किसी ऑप्शन इज क्लियर कट रॉन्ग। वन जो है हमारा सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी मैकेनिज्म। आई रिपीट, मैकेनिज्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोगों ने मैकेनिज्म नहीं समझा और जस्ट उसको मगअप कर रखा है तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और अगर एक बार आप लोगों ने मैकेनिज्म समझ लिया तो ये क्वेश्चन जो है काफी सिंपल और काफी स्कोरिंग है।